नमस्कार। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश करेंगी, जिससे हम आप ही नहीं शुगर और कॉटन इंडस्ट्री भी कई उम्मीदें लगाए बैठी है। तो क्या है उम्मीदें, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल वेटलानी। साथ ही साथ कॉटन पर भी उम्मीदें जानेंगे और डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया भी हैं हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहाँ पर शुगर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछला साल 2022 यहाँ पर काफ़ी अच्छा बीता। चाहे वो एथेनॉल प्राइसिंग थी, एक्सपोर्ट के नंबर्स थे, आउटपुट था, और काफी हद तक जो भी सारी दिक्कतें यहाँ पर कॉटन शुगर एज एन इंडस्ट्री को देखने को मिली, वो सरकार ने प्रोएक्टिवली यहाँ पर सॉर्ट भी करी हैं। लेकिन 2023 में काफी सारी अनसर्टनिटीज हैं। यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट करी है शुगर इंडस्ट्री, जानते हैं प्रफुल्ल वेटलानी जी से। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो चीनी के प्राइसेस पे ही बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो उठापटक है, लेकिन यहाँ पर एमएसपी में 2019 के बाद कोई चेंज नहीं। क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है इस बार वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान दे सकती हैं? ऐसा है कि इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आईटी सेक्टर में काफी आगे बढ़े हैं और अभी शुगर और इथेनॉल में भी अगर आगे बढ़ना है, तो जो एक कमिटमेंट थी 2019 में कि एमएसपी ऑफ शुगर विल बी लिंक विद दी एफआरपी, अगर ये एफआरपी के साथ लिंक नहीं करते हैं तो कैसे है कि ये साल हमें पहले उम्मीद थी कि प्रोडक्शन 360 का होगा, अभी उम्मीद है कि 345 का होगा। तो केन के एरियर्स बढ़ जाते हैं और फिर एमएसपी और मैच नहीं होने से इथेनॉल की एक इनकम बढ़ी है, लेकिन सामने 4 साल कंटिन्यूअस एफआरपी बढ़ाई गई है और एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। तो एक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें शुगर और इथेनॉल, ये जो एक सेक्टर अलग से इंडिया में इस तरह से आया है कि जिससे अपनी फॉरेन करेंसी इथेनॉल से बचाती है, शुगर एक्सपोर्ट से इथेनॉल करेंसी बचाती है, इतना डॉलर्स का हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो सस्टेनेबिलिटी और प्रोग्रेस चालू रखना है तो 2 चीज की जरूरत है। एक है गुजरात मॉडल, जिसमें सीजन के 3 इंस्टॉलमेंट में केन की पेमेंट होती है। अभी फार्मर्स को तो काफी शुगर केन से अच्छे पैसे मिले, क्योंकि वर्ल्ड से 40% हायर है एफआरपी। और दूसरा जो है ये कि एमएसपी और एफआरपी, जैसे कि आपने बताया, अगर 2019 से नहीं है तो उसके साथ बढ़े तो अच्छा होगा, ये हमारी एक अपेक्षा है। साथ ही साथ जिस तरह के टैक्सेशन सिस्टम्स हैं, जीएसटीज हैं, कैसे देखती है इंडस्ट्री उसको, और क्या वहां पर भी कुछ फेरबदल करने की एक्सपेक्टेशन है? हाँ, ये ऐसे है कि विश लिस्ट में तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे शुगर ट्रेड में ये दिक्कत आ रही है कि हम मिलों को पेमेंट दे देते हैं और काफी मिलें जो है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करती है। तो जीएसटी की नोटिस हमें आती है और लिटिगेशंस बढ़ जाती है, क्योंकि हमने तो 100% ऑन टाइम पेमेंट, ये अकाउंटेबिलिटी कुछ हमारे से कम हो। जब हम शुगर एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है रेलवे को एक्सपोर्ट के लिए, तो वो एक प्रायोरिटी दी जाए। कुछ मर्चेंट एक्सपोर्टर को ये शुगर एक्सपोर्ट के लिए हमें कंसेशनल क्रेडिट दी जाए। और दूसरी बात ऐसी है कि जो ओजीएल से रिस्ट्रिक्शन में लेके आए, रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, तो ये इसके लिए लाए हैं कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी रहे, और कोई रीजन नहीं है। तो आरओडीटीपी की स्कीम जो है वो शुगर के लिए रहनी चाहिए। और ये जो हम अच्छा एक इथेनॉल का जो मॉडल प्राइम मिनिस्टर का जी का जो चल रहा है, तो यूपी इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री को जहां पे इथेनॉल की पेरिटी कम आती है, तो एक स्मॉल केस इंसेंटिव कोई वो स्टेट्स के लिए दिए जाए तो काफी अच्छा होगा। जिससे क्या है कि जिस तरह से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आगे बढ़ी थी, इससे भविष्य बहुत अच्छा है अगर सबको साथ लेके चलते हैं तो इसमें। एक्सपोर्ट्स की जैसे आपने बात की, पिछले साल हमने एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, वो भी सरकार की मदद के बिना। इस साल भी काफी हद तक वही हाल है। ऑलरेडी जितना अलाउड था उतना कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया गया है। कैसे देखते हैं आप एक्सपोर्ट एज अ नंबर को? सर, एक्सपोर्ट मैडम ऐसा है कि 110 लाख टन चीनी हमने ये निर्यात की, वो भी गवर्नमेंट का 1 रुपया भी हमने नहीं मांगा गवर्नमेंट से, और अभी भी नहीं मांग रहे हैं। तो आपको इतनी करेंसी दी हुई है, तो एक्सपोर्ट ये साल तो 60 लाख टन का जो बजट दिया गया था कि चलो पहले इंस्टॉलमेंट 60 लाख टन, वो तो पूरा हो गया, उसमें तो कुछ अभी बचा भी नहीं है 2-4 लाख टन छोड़ के। लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन के नंबर अभी आए हैं, तो एक 10 लाख टन की विंडो ओपन हो सकती है, पर वो फरवरी में जब वापिस प्रोडक्शन का रिव्यू हो जाए उसके बाद में उसका डिसीजन ले जाए, क्योंकि डोमेस्टिक भी अवेलेबिलिटी को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी उम्मीद कम है कि कोई एक्सपोर्ट की और कोई परमिशन मिल सके हमें।
साथ ही साथ अगर हम एथनॉल की एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर ये माना जा रहा है कि जो नई इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिस तरह के टारगेट्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इसे जो बज़वर्ड एथनॉल रहा है वो 2023 में भी काफ़ी स्ट्रांगली वहाँ पर रहेगा। जिस तरह से मिलों का झुकाव यहाँ पर एथनॉल की तरफ बढ़ा है, आपको लगता है यहाँ पर कुछ बजट से देखने को मिलेगा? यहाँ पे ऐसा है कि ये जो मैंने कहा कि एक इंसेंटिव जो कोई स्टेट को पेरिटी कम है उसके लिए की जाए, बाकी कोई हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी नए प्लांट लगाए जाते हैं उसको काफी कंसेशनल रेट पे फाइनेंस भी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ने कर दी है। और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है इंडस्ट्री की मेहनत से, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट जो दिया है। इथेनॉल का तो शायद एक न सोचा हुआ न अपेक्षा रखे हुई ऐसी ये हो गई है कि उसमें इथेनॉल में भी और कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऑलराइट, यानी कि जहां तक चीनी की बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो रेलवे वैगन्स की तरफ से हो, यहाँ पर उम्मीदें हैं कि शुगर एज एन इंडस्ट्री को कुछ यहाँ पर रियायतें मिलें। और दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पर एमएसपी प्राइसेस को लेकर एक बड़ी लंबी आस्क बहुत देर तक इंडस्ट्री की रही है और माना ही जा रहा है, आशा ये की जा रही है रादर कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार उसको यहाँ पर देखें। ये तो बात हुई शुगर की। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो पूरी विश लिस्ट हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, जहाँ पर भी 2022 का साल काफी उठापटक वाला रहा। ऑल टाइम हाई प्राइसेस, फिर एक बहुत जोरदार यहाँ पर गिरावट, मिलों के लिए चिंताएं, किसानों ने यहाँ पर कॉटन होल्ड करी। कॉटन भी काफी हद तक यहाँ पर बाजार में यहाँ पर न्यूज में बन के रही है। अरुण जी, सबसे पहले तो जिस तरह का साल बीता है, आपको लगता है बजट में इसे यहाँ पर देखा जाएगा? जो एक हेजिंग की चिंता है जो यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर नहीं आती, आपको लगता है उसके बारे में भी कोई बातचीत होगी? गुड इवनिंग मनीषा जी। तब हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला था प्राइस डिस्कवरी का जी। आज जब से एमसीएक्स जब चालू हुआ था तो पीपल वर बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्कवरी। अभी 6 महीने से एमसीएक्स इज डिबेटिंग की भी अब जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करे कि नहीं करे। अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है एंड जनवरी इज कमिंग टू एन एंड। और हिंदुस्तान की जो कॉटन का जो व्यापार है, इट इज द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग ट्रेड इन द वर्ल्ड एंड वी डोंट हैव एनी हेजिंग मैकेनिज्म। अगर आज हेजिंग ही नहीं रहेगा तो आज फार्मर को क्या बेनिफिट होएगा, मिलों को क्या बेनिफिट होएगा, ट्रेड को क्या बेनिफिट होएगा? तो गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि वी शुड हैव अ फुल फ्लेजेड एक्सचेंज which is scalable and which can fulfill the needs of all the stakeholders of cotton. आज अभी ऐसा मसला हो रहा है कि एमएसपी आपकी 6,300 रुपया है। आज फार्मर का कपास बिक रहा है 8,000 से 9,000 रुपये के बीच में। मिलों की पड़ता बिल्कुल है नहीं। देयर इज नो पैरिटी ऑफ फॉर द मिल्स। मिल्स वाले डिमांड नहीं है, डिमांड्स को रो रहे हैं। मिल्स वाले बोलते हैं और डिमांड नहीं है, हम रुई कैसे खरीदेंगे। फार्मर्स बोलते हैं हमको लास्ट ईयर का भाव चाहिए। तो देयर इज नो डिस्कवरी ऑफ प्राइस, और जब तक एक्सचेंज नहीं होएगा डिस्कवरी होएगी नहीं। अभी 3 एक्सचेंज है कमोडिटी के। आज एक आपका है एमसीएक्स है, दूसरा आपका एनसीटीएक्स है और तीसरा आपका बीएससी है। तीनों में कॉटन कॉन्ट्रैक्ट है, बट नोबडी इज वर्किंग एक्सेप्ट एमसीएक्स। अभी एमसीएक्स बंद हो गया बिकॉज द पैक की कमिटी है या देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स एंड द सेबी। सो मतलब हु सफरिंग इसमें? ऑल द स्टेक होल्डर्स आर सफरिंग। आज फार्मर भी माल नहीं ला रहा है बिकॉज उनको लगता है बाजार ऊपर जाएगा। मिल वाले माल नहीं ले रहे, उनको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा बिकॉज डिमांड नहीं है। सो ये एक रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से, कि आज इसका कोई हल निकालिए सो दैट इंडिया गेट्स अ वेरी सस्टेनेबल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज व्हिच कैन हेल्प ऑल द स्टेक होल्डर्स। दूसरी चीज यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी लेकर रही है और काफी समय से इंडस्ट्री इसकी भी मांग करती आई है कि इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए। आपको लगता है वो एक चीज यहाँ पर एड्रेस होगी? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी का जो मसला है, वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड। अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं हमेशा। सो ये आज आप जो ड्यूटी जो है, आज फार्मर माल नहीं लेके आएगा, मिलों को माल इंपोर्ट करना है तो क्या करेगी मिल बंद तो नहीं कर सकती। दे हैव टू बाय कॉटन, दे हैव टू इंपोर्ट कॉटन। एंड अभी आज इस साल ठीक है क्वालिटी अच्छी हुई है, लास्ट 2 साल से क्वालिटी का मसला चल रहा था। बट इंपोर्ट ड्यूटी मेरे हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, एक फेयर ट्रेड होना चाहिए जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है। इट्स अ फ्री ट्रेड फॉर एवरीबॉडी। जो कंपेटिटिव होएगा वो लेंगे। आज उसमें फार्मर को मसला नहीं होता है बिकॉज फार्मर के लिए एमएसपी है। एमएसपी के लिए अगर एमएसपी आती तो सीसीआई खड़ा है। सो व्हाई व्हाट इज अ हिच? मतलब आज 9,000 का भाव चल रहा है, 8,000 का भाव चल रहा है कपास का, सो वो भी एमएसपी से आज कम से कम 20% ऊपर है, 25% ऊपर है। सो व्हाई द हेजिटेशन इन रिमूविंग द इंपोर्ट ड्यूटी? बिकॉज दिस विल, ये अभी आज आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखे हो, द मार्केट शेयर ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द मिल्स
is going to neighboring countries. आज बांग्लादेश का ग्रोथ देखिए, आप पाकिस्तान का ग्रोथ देखिए, उन लोग they are taking they are capturing our markets. So is this a sustainable model? Because आज इंडस्ट्री भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इतने जॉब्स देती है, उसका क्या होएगा? They are not to be blamed for that. So मेरे हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं रहना ही सबके हित में है, और उससे पीछे क्या है कि फार्मर्स को भी एक रहेगा कि भाई व्हाट इज अ सस्टेनेबल प्राइस फॉर देम. दे कांट एक्सपेक्ट द मून, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आपका 12,000 में बिका है, जरूरी नहीं है कि ये साल में बिकेगा. लास्ट ईयर 1 लाख रुपए में रुई बिकी थी, जरूरी नहीं है कि इस साल भी बिकेगी. सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. तो वो बैलेंस आपको लगता है ये बजट इस बार क्रिएट करेगा जो किसानों और इंडस्ट्री के बीच में है, या फिर और कैसे होगा ये बैलेंस क्रिएट? बैलेंस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. बस आज ये नहीं है कि भी आज फार्मर कुछ भी दाम चार्ज कर ले और इंडस्ट्री को देना पड़ जाए. या फिर कोई इंडस्ट्री के भी आज देयर लॉट ऑफ लिमिटेशंस फॉर द इंडस्ट्री आल्सो. आज जिनर्स भी है. आज जिनर्स अगर फार्मर बोलता है कि मैं 8,000 के नीचे बेचूंगा नहीं, 8,500 के नीचे बेचूंगा नहीं, और जिनर की पड़ता आती है एग्जांपल 64,000 रुपीज, प्राइसेस आर 62,000 रुपीज. हाउ लॉन्ग विल द जिनर्स बाय एंड सेल द कॉटन? तो अल्टीमेटली वो फार्मर्स को भी इफेक्ट होगा ना. तो अगर जिनर माल परचेज नहीं करेगा तो फार्मर का माल लेगा कौन? बिकॉज इट इज अ फुल चेन. जब तक ये चेन हैप्पी नहीं रहेगी तो पीछे इसका कोई ना कोई कड़ी टूटती रहेगी, और उससे पीछे इफेक्ट पूरा इंडस्ट्री को होगा, पूरा ट्रेड को होगा. एब्सोल्युटली. तो वो 3 बड़ी मेरे हिसाब से जी सॉरी मेरे हिसाब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसमें होएगा जहां पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो पाबंदी नहीं है कोई भी चीज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में. देन एवरीबॉडी विल फॉल इन प्लेस, सबका प्राइस सेटअप हो जाएगा एंड व्यापार चलता रहेगा. एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन लाइक दिस फॉर मेनी मेनी इयर्स. ये तो लास्ट ईयर इंपोर्ट ड्यूटी आ गई थी, उससे काफी नुकसान हुआ. लास्ट ईयर द मेन रीजन वाज कि मिल्स वाले इंपोर्ट नहीं कर पाए रुई, और 3 महीने का विंडो दिया था गवर्नमेंट ने, उसके अंदर कम से कम 20-25 लाख आठ का इंपोर्ट हो गया. सो एपेटाइट है इंपोर्ट करने की, बट यू कैन नॉट इंपोर्ट बिकॉज 11% इज अ बिग अमाउंट. एंड सेकेंडली, आप इंपोर्ट अगर करते भी है, सपोज मिल्स इंपोर्ट करती है एडवांस लाइसेंस में, तो व्हाई देयर इज नो बेनिफिट यू कैन अक्रू बिकॉज ऑन एक्सपोर्ट बेसिस. एक्सपोर्ट के अंदर आपका ड्यूटीज होती है, अपना लाइसेंसेस आर इशूड, ड्रॉबैक्स आर इशूड, they go, they waive everything. You can't take any of those benefits. So either you put a mechanism, you don't want to remove the duty, you put a mechanism of import कर रहे हो advance license में, you are able to get benefit of the export benefits what are allowed by the government. Something has to be done, so balance has to be created, not like one-sided you put 11% duty and no benefits you can claim from the exports. So that's a direct loss and direct loss of business to the other competitors. हाँ, तो जैसे आपने कहा कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पर किसान और इंडस्ट्री के बीच में. इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर वेव ऑफ करने की बात की जा रही है, और जो हेजिंग मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर पुख्ता किया जाए, MCX या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाए जहाँ पर इंडस्ट्री इसमें काम कर सके. तो क्लियरली वो एक विश लिस्ट है जो कॉटन एज अ सेक्टर की तरफ से फिलहाल वित्त मंत्री को है. अरुण जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे. जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक को और पैडम कमोडिटीज के कंसल्टेंट वीरेन वकील जी को. स्ट्रैटेजीज लेंगे कमोडिटी बाजार की. आपका स्वागत है. और उठापटक बाजार में आज भी जारी है. और प्रीतम, अगर हम यहाँ पर कच्चे तेल को देखें तो अच्छा खासा तेजी यहाँ पर है. कल की 2% की बढ़त के बाद 1.5% की तेजी आज भी. राइट, आई थिंक ये तेजी मेंटेन रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 चीजें हैं. ऑप्टिमिज्म जो चाइना का ओपनिंग के ऊपर है वो तो है ही है, साथ ही साथ ओपेक आप देख लीजिए, उन्होंने भी अनुमान मेंटेन करके रखा हुआ है कि 2.2 मिलियन बैरल से डिमांड बढ़ के आएगी. और मोर इम्पोर्टेंटली, जहां हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन देखा था चाइनीज मार्केट में, इस टाइम वो बोल रहे 510,000 बैरल से बढ़ के आएगा क्रूड ऑयल की डिमांड ऑन द लोकल मार्केट्स इन चाइना. तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है. बट हाँ, अ लॉट राइड्स ऑन चाइनाज रीओपनिंग स्टोरी, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना का एक बॉटम आ चुका है. यहाँ से हम लोग को तेजी दिखेगी और वो ट्रांसलेट करेगा क्रूड ऑयल और मेटल प्राइसेस के इंक्रीज में. तो आई थिंक तेजी बनी रहेगी क्रूड ऑयल में. यदि क्रूड डिप करता है वापस 65-70 लेवल्स पे, वहां पे बाय करके चल सकते हैं. एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 65.20 पे, और टारगेट रहेगा 6,640 का. ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है. 2% की बढ़त आपकी स्क्रीन पर MCX पे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 87 के स्तर ऊपर की तरफ यहाँ पर निकलते हुए नजर आए हैं. एक और सेक्टर जहाँ पर बढ़त जारी है और बिरेंजी, वो मेटल्स है, क्योंकि कॉपर में नए 7 महीने के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं. अक्रॉस सेक्टर, चाहे एल्यूमिनियम है, जिंक है, टिन है, कॉपर है, तेजी बरकरार है.
यहाँ भी जैसे प्रीतम भाई ने कहा, चाइना रीओपनिंग की बात तो है ही, साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन वापस मोमेंटम दिख रहा है इसमें। अल्टीमेट खास तो एलएमई कॉपर की इन्वेंट्री क्रिटिकली लो है, और जो कैंसर वारंट है कॉपर में, जहाँ एक यूरोपियन प्लेयर का डोमिनेंट पोजीशन है, वो देखते हुए यहाँ शायद थोड़ा हम फायरवर्क्स देख सकते हैं। जिंक में भी क्रिटिकली लो इन्वेंट्री है, ऑलमोस्ट 30 ईयर लो का स्टॉक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल में यहाँ से काफी अपसाइड नियर टर्म हम देख रहे हैं। बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ वो रिस्क ऑन ट्रेड है। जो डॉलर का जो क्रैश आया है 140 114 से 102 तक का, तो बिटकॉइन की लीडरशिप में हर रिस्क ऑन एसेट ऊपर जा रही है। लेकिन बीरेन जी, इन करंट लेवल से कितना रिस्क ऑन आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि करीबन 8 से 15% की तेजी अक्रॉस मेटल सेक्टर में, नॉन फेरस मेटल्स में हमने ऑलरेडी आते हुए देखी है। बेसिकली जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, स्पेशली स्टील, आयरन और कोल स्पेशली, तो वहाँ काफी टर्न अराउंड है। ये देखते हुए यहाँ से और भी 10% की तेजी स्पेशली कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में देख सकते हैं। ऑलराइट, तेजी का कारोबार यहाँ पर मेटल्स में भी करके चलना है। और प्रीतम, प्रेशियस मेटल्स की अगर यहाँ पर बात करें तो सोना चांदी दोनों ही अपने हाई से यहाँ पर कुछ कमजोर होते हुए नजर आए हैं। डॉलर में आज वीकनेस है, जिसका कुछ फायदा हमने वापस लौटता हुआ देखा है, लेकिन यहाँ पर क्या रेंजेस बन सकती हैं? मुझे लगता है गोल्ड करंट लेवल से भी हम लोग बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 56,200 का, और टारगेट रहेगा 56,650 एंड 900 का। देखिए, गोल्ड प्राइसेस कहीं ना कहीं टेक्निकली भी 1900 लेवल्स को बहुत क्लोजली ग्रैब करके बैठी हुई है। वहां से एक सिग्निफिकेंट बाउंस बैक देखा है हम लोगों ने आज के दिन पे ही ट्रेडिंग में। आज डेटा है तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के करिए ट्रेड, बट कहीं ना कहीं यदि सीपीआई डेटा भी नेगेटिव, मतलब थोड़ा कमजोर आया कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, गोल्ड वुड रैली टू द नेक्स्ट लेवल्स। ऑलराइट, जी हाँ, आपको याद दिला दें कि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, सर्विसेज सेक्टर नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी है। तो काफी उठापटक आज शाम के सेशन में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बीरेन जी, एग्री स्पेस में कहाँ पर है ध्यान? क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी है। इन्फ्लेशन के डेटा भी अगर हम देखें इंटरनेशनल या इंडियन मार्केट्स में, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अच्छी खासी गिरावट है और कुछ और कमोडिटीज में, लेकिन गेहूं में, मिल्क में, डेयरी में, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पर बढ़त अभी भी जारी है। यहाँ वीट को थोड़ा वेदर डैमेज का, फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, उसका थोड़ा सपोर्ट मिला है, तो यहाँ से और अपसाइड हम देखेंगे शायद। बट फिलहाल मेरा फोकस गवार गम पे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ काफी पेंट अप डिमांड चाइना की होगी। 3 साल के बाद चाइना शायद फुल फ्लेज फूड सेक्टर भी आएगा, एनर्जी सेक्टर भी आएगा। तो ये देखते हुए गम में मुझे ऐसा लग रहा है, और चार्ट्स भी काफी पॉजिटिव है, काफी कंस्ट्रक्टिव चार्ट। ऑलराइट, सो खरीदारी यहाँ पर सब तरफ है। एक भी हमें सेल कॉल यहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से देखने को नहीं मिली, चाहे वो एग्रो है या नॉन एग्रो है। तो खरीदारी की साइड में रहकर आपको काम करना है। प्रीतम, बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।